अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जनरल सा टॉपिक है। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहे वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हैं या फिर वो नेचुरल हैं, उनके हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर से ही इसको रिलेट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि प्लांट्स में से हमें डिफरेंट ऑयल्स और इस विटामिन्स और ये सब मिलता है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स में हमने देखा था एग्स, मीट, मिल्क और चीज़, बटर, ये सब जो प्रोडक्ट्स थे ये सब ऑर्गेनिक इन नेचर थे। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब हमारे फूड का पार्ट है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। ठीक है, तो हम एक हेडिंग तो बना सकते हैं कि आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, और एग्जांपल हम क्या देंगे, यही एग्स। ठीक है, और मिल्क, मीट। ठीक, और क्या हो सकता है, फ्रूट्स, जो फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं। ठीक, एट्सेट्रा, जितने भी आपको इससे पहले आप देख चुके हो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स, लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, तो उन सबको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं और हमारे फूड का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि जैसे हमने बहुत कॉमन ये चीज़ देखी हुई होगी कि हम जो क्लॉथिंग करते हैं, जो हम वेयर करते हैं क्लॉथ्स, उनको हम उसे हम कहते हैं कि वो सिल्क का है, कभी हम कहते हैं वूल से बना हुआ है। ठीक, फाइबर्स हैं, नायलॉन है, इस तरह से। तो ये जितनी भी क्लॉथिंग है, ये सारे के सारे जो फैब्रिक है, ये सब किस चीज़ से बनता है, ये फाइबर से बनता है। और फाइबर क्या होता है, आपने याद रखना है कि फाइबर थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन प्लांट होता है, तो उसमें से जो हमें एज अ फ्रूट वो कॉटन मिलता है। ठीक, तो वो कॉटन के अंदर क्या होता है, अगर हम कॉटन को देखें, रुई जो होती है, तो उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। ठीक है, वो फाइबर्स हैं। ठीक, इसी तरह जो हम रस्सियाँ बनाते हैं, हम रस्सी इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को बांधने के लिए, खींचने के लिए, ये सब, तो उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे थ्रेड्स, बहुत सारे फाइबर्स को एक दूसरे के साथ हमने क्या किया होता है, उसको टाई किया होता है। ठीक है, सही। तो इसी तरह वो भी प्लांट से ही हमें मिलता है और उससे रोप्स बनती हैं। ठीक, तो प्लांट की बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फाइबर्स। ठीक है, तो उन फाइबर्स से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फाइबर्स को हम एज क्लॉथ्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इसी पे बेस कर रही है। ठीक, तो जैसे हम सिल्क का फैब्रिक यूज़ करते हैं, तो सिल्क कहाँ से आता है, फ्रॉम सिल्क वर्म, यानी रेशम के कीड़ों में से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लॉथिंग। ठीक, और इसमें हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म। ठीक है, और ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है और इससे फैब्रिक बनता है। ठीक, इसके अलावा नायलॉन, हम दो कैटेगरीज कर लेते हैं, ये यहाँ पे हम नेचुरल लिखते हैं, और जैसे कि कॉटन। ठीक है, कॉटन प्लांट से आता है। ठीक, इसके अलावा डिफरेंट अदर फाइबर्स, दीज टू आर ऑल्सो फाइबर्स। ठीक है, ये सब हमें नेचुरली प्लांट्स से ही मिलते हैं और हम इन्हें इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हैं, इन्हीं के मिक्सचर से बनते हैं। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड क्लॉथ्स भी हैं। ठीक, जिनमें आता है नायलॉन फाइबर। ठीक है, और इसके अलावा एक्रेलिक एंड डेक्रोन। ठीक, तो ये कौन से वाले हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, और ये नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया क्लॉथ्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमारे क्लॉथ्स का पार्ट हैं। ठीक है, अगर हम इन सबको देखें, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक, इसके अलावा अगर हम ऑब्जर्व करें तो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि पेट्रोलियम और CNG, सॉरी
नेचुरल गैस और कोल, ये सब हम एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और ये सब क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो क्या हम कह सकते हैं एज एनर्जी सोर्स या एज फ्यूल? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक यूज़ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी यूज एज अ फ्यूल, एज एनर्जी सोर्स, ठीक है, बोथ फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज एंड हाउस होल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसमें? नेचुरल गैस कहाँ यूज होती है? हमारे घरों में, इंडस्ट्री में और व्हीकल्स में, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी देखा था हमने, ठीक। कोल, कोल भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, सही। तो ये भी बहुत इजी सा था, यानी ये सब, इन सबको, इन हेडिंग्स को बजाय इसके कि आप हेडिंग्स याद करो और फिर एग्जांपल्स याद करो, आप इन कॉमन एग्जांपल्स, ये तो सब आपने अभी तक देख रखी हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो इन कॉमन एग्जांपल्स के थ्रू आप हेडिंग भी बना सकते हो, ठीक है। जो चीज़ आसान लगती है बिल्कुल वैसे ही कर लो। इसके अलावा क्या यूज़ हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितनी भी हमारी मेडिसिन होती हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक। हमने कॉमनली ये चीज़ सुनी हुई होगी सबने ही कि कुछ प्लांट्स या कुछ हर्ब्स इस तरह की होती हैं कि जिनसे हम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उनसे मेडिसिन बनती हैं, ठीक। तो वो हर्ब्स क्या है, वो प्लांट्स ही हैं, ठीक है। और वो जो उनसे ड्रग्स हमें मिलते हैं, ड्रग्स मीन्स कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका ह्यूमन या एनिमल बॉडी पे कुछ खास इफेक्ट हो, ठीक है, जिसे एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक। तो जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब मोस्टली दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, नेचुरली भी है और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, ठीक है, ठीक। इसमें आप एग्जांपल दे दो। एंटीबायोटिक्स तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। एंटीबायोटिक्स वो वाले ड्रग्स हैं, वो वाली मेडिसिन हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, ठीक है, या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स में आपने ये चीज़ याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसके अलावा 5 हेडिंग्स हो गई हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखो, जैसे हमने कोल और पेट्रोलियम से डिफरेंट, और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था, ठीक है, उससे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और भी एक्सट्रैक्ट किए थे, ठीक। इसी तरह जो भी केमिकल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, यानी जो भी केमिकल रिक्वायर्ड है, जिसकी डिमांड है, वो केमिकल इंडस्ट्रियल लेवल पे सिंथेसाइज किया जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हमने अगर पेपर इंडस्ट्री रन करनी है, ठीक, तो पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक। तो पेपर जो है वो डायरेक्टली सेलुलोज से बनता है, वुड से बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हैं। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज़ फर्दर यूज टू सिंथेसाइज अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक। तो हम लास्ट हेडिंग को कर लेते हैं, द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल यूज या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक। इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, वो उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, सही, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, ठीक, जैसे इंक, ड्रग, डाई, पेंट, वार्निश, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, ये सब कुछ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस्ड है, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इजी है, बहुत जनरल है। अगर आपको इनमें से फॉर एग्जांपल अगर आपको इनमें से कोई एक दो एग्जांपल्स याद हैं लेकिन उसकी हेडिंग नहीं याद, या फिर एक ही हेडिंग के अंदर आपको दो अलग अलग तरह की एग्जांपल्स याद हैं, तो आप उनमें से आप यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अलग से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर वो जो लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल यूज, उसको आप एक हेडिंग की बजाय 2 से 3 हेडिंग्स बना सकते हो। पेपर इंडस्ट्री और उसके अलावा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर यूज इन एग्रीकल्चर एज ए पेस्टिसाइड, इस तरह से अलग हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हेडिंग को कुछ भूल गया है, 5-6 हेडिंग्स नहीं बन रही, तो 5-6 बनानी है। इस तरह से इंडस्ट्रीज को अलग अलग हेडिंग में डिवाइड कर दो। ठीक, ये तो था पेज नंबर 65। पेज नंबर 66 पर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है द एल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पहले तो हम देखते हैं, हमने इनकी स्टार्ट में क्लासिफिकेशन देखी थी, वो तो इनके स्ट्रक्चर की बेस पे थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन सा पार्ट रिएक्टिव होता है, कौन सा पार्ट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली, यानी उनके अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो खास प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसकी बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली और बहुत सी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में डिवाइड किया जाता है, और इसके अलावा साइक्लो एल्केन्स भी होते हैं, ठीक है। तो जनरली हम ये 3 देखेंगे, फिलहाल हमने ये देखनी है, बाकी इन सबको हम डिटेल में, इन तीनों को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इट इज़ अबाउट एल्केन्स, ठीक है, एक जनरल सा टॉपिक है। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लो कि हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ठीक है। ये तो पक्का हो गया कि इसमें सिर्फ यही 2 आइटम्स होने हैं, सही। तो वो हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके अंदर हमने एक ट्रेंड देखा कि जितने भी जो हाइड्रोकार्बन्स थे, इनमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि वो एक दूसरे से रिलेटेड लगते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे को फॉलो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे जैसी हैं, ठीक है। जैसे एक फैमिली होती है, उसमें कजन्स एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, ठीक, उनका लहजा, उनका कलर, उनका हेयर कलर, आई कलर, ठीक, ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। और एक और फैमिली होती है, उसके फॉर एग्जांपल एक पंजाबी फैमिली है, फॉर एग्जांपल एक पठान फैमिली है, ठीक है, तो उन सब की आपस में रिजेंबलेंस होगी, ठीक। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स में भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, ठीक है। तो हमने उनको एक क्लास में सेपरेटली उनको एक क्लास में रख दिया, ठीक। कुछ ऐसे थे जो एक दूसरे कुछ और टाइप के थे जो एक दूसरे से रिजेंबल करते थे, उनको हमने सेकंड क्लास, फिर इसी तरह से हमने थर्ड क्लास में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इन सब में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एल्केन अगर मैंने लिखा है तो एल्केन इज अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, कुछ वही हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक, वही कंपाउंड्स हैं। लेकिन एल्केन्स उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन मेक्स ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स होंगे एल्केन क्लास के अंदर, वो सारे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर हर कार्बन एटम ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, कहीं पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वो सारे हाइड्रोकार्बन बिल्कुल एक दूसरे के रिलेटिव लगते थे, एक दूसरे से रिलेट करते थे अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक, बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते थे, लेकिन वो सेम कंपाउंड नहीं थे, ठीक है, वो डिफरेंट कंपाउंड थे। तो हमने उन्हें सिंगल क्लास ऑफ कंपाउंड में क्लासिफाई कर लिया, दैट दे ऑल आर एल्केन्स, ठीक है, वो सब एक फैमिली है, द एल्केन फैमिली, ठीक। इसी तरह कुछ हाइड्रोकार्बन इसी तरह के थे जिनमें कम से कम एक बार कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आता था,
ठीक है, चाहे 10 कार्बन की चेन हो लेकिन उन 10 में भी कहीं एक पे एक दफ़ा ये डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक, तो वो जितने भी हमने हाइड्रोकार्बन्स देखे जिनमें कहीं ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा था, यानी एक कार्बन एटलीस्ट एक दो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड ज़रूर था, तो उन सब की जिनमें डबल बॉन्ड था उन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल कर रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया कि वो सब एक दूसरे से उनका कुछ ना कुछ एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो उन सबको हमने किस क्लास में रख दिया, द एल्कीन, ALKENE। ये जो ENE है एंड, ये आपने याद रखना है। एल्केन, ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, तो आप इस तरह से अपने माइंड में रख लो कि ए फर्स्ट आएगा, मींस फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना। ठीक है, तो A for 1। ठीक है, तो क्या मतलब, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक, उसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो वो दोनों इन दो क्लासेस में हैं, एल्कीन। ठीक, और उसके बाद एल्काइन, एल्काइन YNE। वाई मीन्स, वाई कहाँ पर आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएं तो वाई सबसे, इन तीनों में तो लास्ट में आएगा ना। ठीक है, तो वाई का सबसे लास्ट वाला नंबर मीन्स इसके सबसे ज़्यादा बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, यही देखा था ना हमने कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, तो आप ये बस याद कर लो किसी भी तरह कि एल्केन जिनके नेम के एंड में ANE आएगा, ऑल दोज हाइड्रोकार्बन्स हैव ओनली सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें जितने भी कार्बन एटम होंगे उन सब ने सिंगल 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 बॉन्ड बनाए होंगे। वैलेंसी सबकी 4 4 पूरी होगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन क्या है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ये आपने यहाँ पर याद नहीं करना, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो भी इससे रिलेटेड ही है। ठीक, जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये एक कंपाउंड है, सही, 3 कार्बन वाला, सेम 3 कार्बन वाला मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, लेकिन अगर वो एल्कीन का मेंबर है इट मीन्स कि उसके अंदर कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड है। वो पूरा हो गया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 1 2 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं, 4th यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, 2 यहाँ पर आएंगे। ठीक, इसी तरह अगर वो एल्काइन का मेंबर है, 3 कार्बन, हमें उसके नेम से पता चल जाएगा, प्रोप होगा। ठीक है, प्रोपाइन। तो मैंने क्या बताया था, प्रोप स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन एंड YNE मीन्स अ ट्रिपल बॉन्ड। तो आप 3 कार्बन चेन में लगाओ और किसी एक के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो वो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी कर दें बाकी कार्बन्स की। 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पर थे, 4th बॉन्ड ये रहा, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड कंप्लीट थे। ठीक है, और 1 2 3 4 ये बॉन्ड्स हो गए। ठीक, इसे क्या कहेंगे, वही 3 कार्बन, प्रोप आएगा नेम से पहले, और क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। ठीक है, ये प्रोपीन हो गया। सेम 3 कार्बन्स, प्रोप आ गया नेम से पहले, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो प्रोपेन। ठीक, सही। तो जैसे ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनके कार्बन नंबर डिफरेंट होंगे, यानी कार्बन नंबर 3 मीन्स प्रोपेन। ठीक है, कार्बन नंबर 4 ब्यूटेन, कार्बन नंबर 5 पेंटेन, इस तरह से अलग अलग मेंबर्स होंगे, लेकिन उन सब के अंदर क्योंकि सारे कार्बन एटम्स ने सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है, इसलिए इन सारे वो सारे जो एल्केन ग्रुप के मेंबर्स होंगे, मीन्स जिन जिन में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, वो सारे हाइड्रोकार्बन्स एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, अपने फिजिकल केमिकल बिहेवियर में एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे। ठीक है, इसी तरह जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड आएगा कहीं भी कार्बन कार्बन के दरमियान, वहाँ वो सारे कंपाउंड, चाहे वो 3 चेन वाला कंपाउंड है, 5 10 18 20 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, चाहे वो 2 कार्बन कंपाउंड है, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से वो सबकी कुछ जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे जैसी हो जाएंगी। इन सबको फिर हम एक क्लास कहेंगे।
द एल्कीन, ठीक है। इसी तरह एल्काइन भी, सही। तो हाइड्रोकार्बन्स में जब ये देखने में आया कि इनके हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे ही हाइड्रोकार्बन है, ये वाले भी हाइड्रोकार्बन है, ये वाले भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में स्पेसिफिक कंपाउंड्स, कुछ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एक जैसे थे, मींस उनकी रिजेम्बलेंस थी, मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे से रिजेम्बलेंस थी, ठीक है, केमिकल फिजिकल बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी, इसलिए हमने उन्हें एक क्लास ऑफ कंपाउंड में रख दिया, दैट दे सिमिलर कंपाउंड्स मेक वन क्लास, ठीक है। इसी तरह ये सेकेंड क्लास, ये थर्ड क्लास। तो ये जो क्लासेस होती हैं कंपाउंड्स की, जिनमें सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हमने रखा होता है, इस तरह की क्लासेस, इस तरह के ग्रुप्स को जिसमें कंपाउंड्स एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन से रिजेंबल करेगा, ब्यूटेन पेंटेन जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ये जो रिजेंबलेंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं द होमोलोगस सीरीज, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होमोलोगस सीरीज देखने को मिलती हैं। सिर्फ हाइड्रोकार्बन में नहीं, इनके जितने डेरिवेटिव्स हैं उनमें भी होमोलोगस सीरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज को डिटेल में। जिस होमोलोगस सीरीज है क्या, होमो वर्ड स्टैंड्स फॉर सेम, ठीक है। लोगस मीन्स ओरिजिन, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, सोर्स, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि दे ऑल दीज कंपाउंड जिनको हम होमोलोगस सीरीज में अरेंज कर रहे हैं, यानी ये एक जो क्लास है, इसके सारे मेंबर्स दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल सोर्स, यानी ये सब एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है किसी एक ही चीज से डिराइव हुए हैं, ठीक। तो होमोलोगस सीरीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स which resemble with each other in chemical physical properties, ठीक है, जिनका बिहेवियर एक जैसा है, रिएक्टिविटी एक जैसी है, ठीक है, सही। इसी तरह ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन एक होमोलोगस सीरीज है, एल्काइन एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो अब हम होमोलोगस सीरीज, जब भी कोई होमोलोगस सीरीज होती है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उस सीरीज के अंदर कुछ जनरल ट्रेंड्स होते हैं, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, पूरी सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज इस तरह से होंगी। तो हम वो वाली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब होमोलोगस सीरीज की। सबसे पहले अगर हम देखें तो जितने भी मेंबर्स होंगे एक सीरीज के, फॉर एग्जांपल एल्केन, ठीक है, तो जितने भी एक ही सीरीज के मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, उन सबको किसी एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव अ जनरल फॉर्मूला फॉर देयर सीरीज, ठीक है, उनकी क्लास को एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अभी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। जनरल फॉर्मूला क्या मतलब इस बात का, सपोज मैं एल्केन लेती हूँ, क्योंकि एक होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है, सपोज मैंने एल्केन लिया, एल्केन में फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर मीन्स जिसमें सबसे कम कार्बन नंबर होंगे, ठीक है, सबसे यानी 1 कार्बन, ठीक। तो 1 कार्बन, और क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो बाकी सारा तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच होना है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो फर्स्ट मेंबर हो गया ये। अब ये था फर्स्ट मेंबर, अब मैं इसी के साथ सेकंड मेंबर को अगर मुझे पता हो कि जस्ट इससे नेक्स्ट मेंबर बताना है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, ठीक। हम ऐसे देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये एक होमोलोगस सीरीज है तो हर नेक्स्ट मेंबर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक। उसका एक जनरल फॉर्मूला होगा। अगर मैं यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला लिखूँ इसके लिए कि कार्बन कितना है यहाँ पे, लेट सपोज कार्बन के n नंबर्स हैं, ठीक है, हम अभी मेंशन नहीं करते 1 2 3, जस्ट जितने कार्बन के नंबर होंगे ना, हाइड्रोजन उससे डबल कर दो, फिर 2 और ऐड कर दो। सपोज यहाँ कार्बन 1 था ना, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन उससे डबल हो गए, फिर 2 ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। तो कार्बन n, फॉर n नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे उस मॉलिक्यूल में 2n+2,
ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। सही है, अपने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताना है दैट होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स हैव अ जनरल फॉर्मूला दिस। ठीक है, ये एल्केन क्लास का जनरल फॉर्मूला है, यानी इसमें जितने मेंबर्स आ रहे हैं सबका स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप प्रोडिक्ट कर सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन नंबर 1, एल्केन्स के लिए जो n होता है वो 1 2 3 अप टू 40 होता है ये। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पुट किया, मीन्स फर्स्ट मेंबर मैं इसका ले रही हूँ एल्केन का, तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पुट करने से क्या आएगा, 1 इंटू H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, C हो गया 1 मेंशन नहीं करते। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 प्लस 2 4। तो क्या ये जो मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है इस जनरल फॉर्मूला से, तो क्या वाकई एल्केन के फर्स्ट मेंबर का यही फॉर्मूला बनता है? हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया, बिल्कुल यही बन रहा था, CH4 ऐसा ही बन रहा है ना। ठीक है, इसी तरह हम, ये तो हुआ एक मेंबर, हम नेक्स्ट मेंबर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करके देखूँ, सेपरेटली हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है जो 2 कार्बन होते हैं उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड हो तो बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। सही, अभी हम काउंट नहीं करते कि कितने हाइड्रोजन, हमें पता है हमने कार्बन की वैलेंसी सही पुट की है। ठीक, 1 2 3 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 बॉन्ड्स इस कार्बन के। ठीक है, अभी हम काउंट नहीं करते। ठीक, अभी हम जनरल फार्मूला से देखते हैं। सपोज हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, हम जनरल फार्मूला से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे कहता है कि एल्केन में से सेकेंड मेंबर कौन सा है, एल्केन क्लास का सेकेंड मेंबर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है तो हम इसके हर मेंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने सेकेंड मेंबर कहा है, मीन्स ये मेंबर 1, n नंबर 2 पुट करूंगी तो मेंबर 2 मिल जाएगा, n नंबर 3 पुट करूंगी तो मेंबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं n नंबर 2 पुट करती हूँ, यहाँ पे n की जगह 2 आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 2 तो क्या आएगा, C2 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो यानी जो भी इसका सेकेंड मेंबर होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2, यानी उसमें 2 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हमने, हम काउंट कर लेते हैं, क्या ऐसा ही है, 1 2 2 कार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हर मेंबर, ये तो फर्स्ट मेंबर था, ये सेकेंड मेंबर, ठीक है, अगर मैं थर्ड मेंबर देखूं तो उसके लिए आएगा 8, तो वो ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन और 1 2 3 कार्बन। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसके सारे मेंबर्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ। क्यों, बिकॉज आई हैव द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस क्लास। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें जब भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करो तो कोई स्पेसिफिक आउटपुट मिले। ठीक है, सही, तो ये चीज़ समझ में आई। इतना सारा डिटेल में नहीं करना आपने सिर्फ समझना है कि जो भी होमोलोगस सीरीज होगी, जो भी होमोलोगस क्लास होगी, उस क्लास के वो क्लास इस तरह की होनी चाहिए कि उसके हर मेंबर को एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, मीन्स इसमें n नंबर 20 पुट करूं तो वो 20th मेंबर का पूरा फॉर्मूला आ जाए। सही, यानी इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं एल्केन क्लास के, वो सब इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इफ a molecule is having n number of carbons then it will have 2n plus 2 number of hydrogen। ठीक है, तो बस आपने इतना सा करना है। इसमें सैम्पल्स को हम हटा देते हैं। ये चीज़ें समझ आने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ, होमोलोगस सीरीज की पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी, जो भी होमोलोगस सीरीज होती है उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे कि एल्केन के लिए भी एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी हर वो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हर मेंबर, each and every member of the homologous series have exactly the same chemical property।
सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब इस बात का? केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, और रिएक्शन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ भी आती है वो किस कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए तो यहाँ पे होता है कंबस्शन, ठीक है, सही। इसी तरह मैं CH4 की जगह कोई और मेंबर लूँ तो उसमें भी कंबस्शन होगी, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ तो ये इस तरह से रिएक्ट करती है, ठीक। इसी तरह अगर मैं देखूँ कि CnH2n+2, मैं एल्केन के लिए जनरल फार्मूला लेती हूँ, ठीक। उसके साथ अगर मैं लिख देती हूँ कि वाटर के साथ ये ऐसे रिएक्ट करता है, सही। तो इसका मतलब है ये पूरी क्लास के जितने, इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं ना, सारे के सारे वाटर के साथ इसी सिमिलर वे में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह सोडियम मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? सेम वे में, जिस तरह CH4 ने किया ऐसे ही इसका नेक्स्ट मेंबर करेगा, उसी तरह नेक्स्ट, उसी तरह नेक्स्ट, उसी तरह जितने भी मेंबर्स हैं सारे सेम केमिकल बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। दे गिव सेम केमिकल रिएक्शंस, ठीक। तो होमोलोगस सीरीज कैसी होती है? जिसके अंदर हर मेंबर हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका केमिकल बिहेवियर एग्जैक्टली सेम हो। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न भी पूछी जा सकती है। रीज़न ये है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? बॉन्ड ब्रेकेज, न्यू बॉन्ड बनना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सारे एक जैसे बॉन्ड नहीं है? बिल्कुल एक जैसे बॉन्ड्स हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड सब में है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी सब में है। तो सब में जब हैं ही बॉन्ड्स एक जैसे, तो केमिकल रिएक्शंस भी एक जैसा ही होगा, केमिकल रिएक्शन भी एक जैसा ही होगा ना। ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो कोई जो इसको ब्रेक करने का कैपेबल है वो इसके हर मेंबर में से ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ठीक है। जो इसको ब्रेक नहीं कर सकता इस बॉन्ड को, वो फर्स्ट मेंबर के भी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, वो सेकंड थर्ड फोर्थ किसी से भी रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, सही। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड क्या है? ईच मेंबर differs from the previous and next member by CH2 ग्रुप, ठीक है। अगर मैं एल्केन की बात करूं तो उसमें ये चीज़, यानी जो हर प्रीवियस मेंबर है और उसका नेक्स्ट मेंबर, जैसे मैं कहती हूँ CH4 है, और एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ये रहा CH3, CH2, CH3, कंडेंस फार्मूला लिख दिया मैंने इसका। आप खोल के भी लिख सकते हो, अगर कंडेंस की अभी तक आदत नहीं हुई तो वही फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये एक मेंबर है, क्या है ये? प्रोपेन है। इसका नेक्स्ट मेंबर कौन होगा? इसमें 3 कार्बन है ना, तो नेक्स्ट मेंबर में 4 कार्बन होने चाहिए, तो हम वो ड्रॉ करके देखते हैं। तो वो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें एक CH3 था, इसमें भी है। दूसरे एंड पे भी एक CH3 था, इसमें भी है। सेंटर में एक CH2 था, वो भी है। एक एक्स्ट्रा CH2 नहीं आया क्या यहाँ पे? बिल्कुल आ गया, ठीक है। प्रोपेन में एक एक्स्ट्रा CH2 एंटर कर दिया हमने, तो वो क्या बन गया? उसका नेक्स्ट मेंबर ब्यूटेन बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पेंटेन लिखूँ, इसका नेक्स्ट क्या होगा? 5 मेंबर, 5 कार्बन वाला, यानी कि पेंटेन, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ तक एक जैसा है। फिर ये CH3, ये भी एक जैसा है। एक ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हर मेंबर अपने पिछले और अपने से नेक्स्ट मेंबर से किस चीज़ में डिफर करता है? इन 1 CH2 ग्रुप, ठीक है। इनमें सिर्फ एक CH2 ग्रुप का फर्क होता है। एक CH2 ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में डाल दिया, नेक्स्ट मेंबर बन गया। इसके स्ट्रक्चर से CH2 मैं निकाल दूं, इसको जोड़ दूं, तो ये बन जाता है, प्रीवियस मेंबर बन गया, ठीक है। तो एवरी सक्सेसिव मेंबर डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन विद
CH2 ग्रुप विद 1 CH2 ग्रुप, ठीक है, सही। ठीक, 3 प्रॉपर्टीज हमने देख ली। फोर्थ प्रॉपर्टी है, जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी, तो अब देखो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। होमोलोगस सीरीज की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं? दे आर सेम बट दे इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, दे ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, मैं एन वैल्यूज लिखूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेंबर है उसकी, सपोज उसकी जो एक प्रॉपर्टी है ए प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं उसको स्टडी कर रही हूँ। ए इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, सपोज मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूलर मास, मैं इन सबका मॉलिक्यूलर मास देख रही हूँ, तो क्या रेगुलरली हर एक में नंबर ऑफ एटम इंक्रीज नहीं हो रहे? हो रहे हैं, ठीक है। हर नेक्स्ट मेंबर में CH2 ऐड हो रहा है, तो क्या हर मेंबर का मॉलिक्यूलर मास, मास इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मास फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट मेंबर का मास क्या होगा? लेस। सेकेंड मेंबर का मास क्या होगा? थोड़ा सा इंक्रीज। थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? थोड़ा सा और इंक्रीज, एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज, क्योंकि कितने फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स ऐड हुए हैं ना, ठीक है। तो इस तरह हर नेक्स्ट मेंबर का दूसरे से मास थोड़ा 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 करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखूं, ठीक है, तो जितना एक मॉलिक्यूल लार्जर होता है, जितने उसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड होते हैं, उतने उसके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हों, यानी उसका मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो जो स्टार्ट के मेंबर्स हैं, यानी जो मेंबर नंबर 1 है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी क्योंकि उसमें एटम्स ही कम है, ठीक है। सेकंड इज अ लार्जर मॉलिक्यूल, तो उसमें थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी लार्ज होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, ठीक है। थर्ड और लार्ज है मॉलिक्यूल, तो उसमें थोड़ी सी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, फोर्थ में और करेंगी, फिफ्थ में और, सिक्स में और, ठीक है। क्योंकि हर मेंबर एक दूसरे से उसका मास एक फिक्स मैनर में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, तो हर मेंबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होंगी, ठीक है, इन अ रेगुलर मैनर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज इन अ रेगुलर एंड ग्रेजुअल मैनर, ठीक है, ठीक, विद इन अ होमोलोगस सीरीज, ठीक। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हुई। जो भी होमोलोगस सीरीज होगी ना, जो भी क्लास ऑफ कंपाउंड होगी, उसके अंदर ये भी होना चाहिए, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर बाकी सब क्या है कि हर मेंबर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े एटम का डिफरेंस है उसमें, तो उसके बाकी सब तो सेम है, थोड़े थोड़े एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी स्लोली इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, बिल्कुल जैसे अगर हम फिजिकल स्टेट की ही बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ही रिलेटेड होती है ना फिजिकल स्टेट। जो स्टार्ट के मेंबर्स हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स, दे आर गैसेस, और आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे। जो मिड के मेंबर्स हैं 5 to 10, वो लिक्विड हैं, ठीक है। उसके बाद जो हायर मेंबर्स हैं, दे आर सॉलिड्स, ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है उनकी, ठीक है, सही। कितनी हो गई प्रॉपर्टीज? 4। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इनमें केमिकल इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी में इंक्रीज करती हैं। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ज़रा ज़रा क्वांटिटी में इंक्रीज हो रही होती हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो भी कंपाउंड्स हैं, अगर इन्हें हमने आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करना हो, ठीक, केमिकल की एज ए केमिकल रिएक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन्हें रिएक्टेंट्स से हमने बनाना हो, प्रिपेयर करना हो, तो इनके प्रिपरेशन मेथड्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं दे कैन बी
all of the members of a homologous series can be prepared by same method. ठीक है, एक ही तरीके से सारे प्रिपेयर हो सकें. ठीक है, क्या मतलब है इसका? हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अगर मैं CH4 में अगर मेरे पास कोई इथीन का मॉलिक्यूल हो, ठीक है, इथीन मीन्स एथ मीन्स 2 कार्बन, इन मीन्स हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम. ठीक है, इथीन का मॉलिक्यूल हो और मैं उसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, यानी ये वाला बॉन्ड तोड़ूं, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाए, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड टूटा है, क्या ऐड हुआ है? H2. एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H ऐड हुआ है. ठीक है, तो मेरे पास तो एल्केन आ गया, इथेन आ गया. ठीक है, मतलब मैं इथीन, अगर मेरे पास इथीन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, तो मैं उन दोनों का रिएक्शन करा के मैं इथेन प्रिपेयर कर सकती हूँ. ठीक है, तो अगर मैं एल्केन क्लास का एक मेंबर इस तरीके से बना सकती हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही तरीके से मैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सारे मेंबर्स प्रिपेयर कर सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि वो सब क्या है? वो सब एक ही होमोलोगस सीरीज का पार्ट है. तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड के हर कंपाउंड को, हर मेंबर को मैं सेम इसी प्रिपरेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकती हूँ. तो हम चेक कर लेते हैं कि प्रिपेयर होते हैं कि नहीं. ठीक है, अब हमें चाहिए प्रोपेन. फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो अब हमें प्रिपरेशन मेथड तो पता है, बस ये नहीं पता कि क्या लेंगे और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, हमें प्रिपेयर ये करना है. तो जब ये प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2 कार्बन वाला कंपाउंड लिया था और जस्ट उसका बॉन्ड ब्रेक करके ये लग गया, ये बन गया था. ठीक, तो इसके लिए क्या करूं? सेम मुझे एल्कीन मेंबर ही लेना है, सेम हाइड्रोजन ही लेना है. ठीक है, बस क्या हो सकता है? एल्कीन में से ज़रा लंबी चेन ले सकते हैं हम. 2. ठीक है, वही डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, लेकिन कौन सा? प्रोपीन. ठीक है, 3 कार्बन है ना, प्रोपीन. अब मैं प्रोपीन लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? वही हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगी तो क्या मिल जाएगा? प्रोपेन मिल जाएगा. ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे एक और CH2 डालती जाऊँ और मुझे पेंटेन चाहिए तो मैं 5 कार्बन वाला लूँ यहाँ पे. ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, यानी क्या लूँगी मैं यहाँ पे? पेंटीन लूँगी तो पेंटेन मिल जाएगा. ठीक है, हेक्सीन लूँगी तो हेक्सेन मिल जाएगा. रिएजेंट्स वही सेम रहे, एक एल्कीन का मेंबर, एक हाइड्रोजन. ठीक है, सही. तो होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड. जिससे फर्स्ट मेंबर बन सकता है, जिससे सेकंड, थर्ड मेंबर बन सकता है, बाकी सारे मेंबर्स भी उसी मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक होगी होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज खत्म. एक दफा रिवाइज करते हैं इनको. होमोलोगस सीरीज ऐसी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है विच रिजेंबल विद ईच अदर. ठीक है, विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक, ऑल इतने वो क्लोजली रिलेटेड हैं दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल जनरल फॉर्मूला. ठीक है, उसके अलावा ऑल ऑफ देम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. हाइड्रोजन से, जैसे ये एग्जांपल हम यहाँ भी ले सकते हैं, इथीन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इथेन मीन्स एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एल्कीन का हर मेंबर यानी प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन जब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? एल्केन में ही कन्वर्ट होंगे. तो ये क्या हुआ? इनका सेम केमिकल प्रॉपर्टी हुई ना इन सबकी. ठीक है, इसके अलावा जो हर मेंबर है इट डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन विद ओनली 1 CH2 ग्रुप. एक में CH2 ग्रुप और ऐड कर दो, वो नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा. फिर एक CH2 और ऐड कर दो, वो उससे नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर फ्रॉम मेंबर नंबर 1 2 3 4 5 अप टू जितने भी मेंबर्स हैं. ठीक है, इसके अलावा इनके लिए प्रिपरेशन मेथड्स भी सेम होते हैं. सही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज का.
एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि ठीक है, एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि जो एल्काइल रेडिकल क्या चीज होती है। एक चीज है एल्केन, अभी तो हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन देखा है, ठीक है। तो जो एल्केन्स हैं वो सबसे सिंपलेस्ट है ना, उनमें जस्ट सिंपल टाइप की बॉन्डिंग है। जो हाइड्रोकार्बन के लिए हमने सिंपल सी डेफिनेशन डिफाइन की थी ना कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे है, नो मल्टीपल बॉन्ड, नो अदर एटम, ठीक है, नो हेट्रो एटम, कुछ भी इसमें नहीं होता। तो एल्केन्स को सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हम कह सकते हैं, ठीक है। एल्केन जो ग्रुप है इसको हम पैराफिन भी कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट टू मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स, ज़्यादातर ये चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन रिएक्टिव हैं, ठीक। तो एल्केन्स जो है समझाया जाता है कि ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कैसे बने हैं, नॉट जस्ट एल्कीन एंड एल्काइंस, जितने भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने हैं, एल्केन से, ठीक है। ये समझा जाता है कि एल्केन्स ही उनका पेरेंट एलिमेंट है, सॉरी पेरेंट क्लास है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल CH4 इज एन एल्केन, ठीक। मैं इसमें से इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, चार हाइड्रोजन और एक कार्बन, ठीक, ये तो हो गया, ये सबसे सिंपल फॉर्म है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देती हूँ और मैं इधर लगा देती हूँ, हमने कहा था कि इसमें और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे OH लगा देती हूँ, तो ये तो हो गया कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल फैमिली का हो गया, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। इसी तरह मैं इस H की जगह मैं कुछ और भी लगा सकती हूँ, NH2, तो ये तो अमीन फैमिली से हो गया, अमीन इज अनदर क्लास फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई हेलाइड लगा देती हूँ, ClFI ब्रोमीन, ठीक है, कोई भी हेलाइड अटैच कर दूँ इसी हाइड्रोजन की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ये कोई और कंपाउंड, कोई और क्लास बन जाएगी, ये हो जाएगा एल्काइल हेलाइड्स, ठीक है। ये सारी क्लासेस अभी आपने नहीं पढ़नी, ठीक। जस्ट एग्जांपल है कि जो एल्केन्स है ना वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन माने जाते हैं, और एज्यूम ये किया जाता है कि जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना वो सारे के सारे एल्केन का ही कोई ना कोई हाइड्रोजन रिमूव करने से बने हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सब, ठीक, एल्केन में से ही कोई हाइड्रोजन उतारो और उसकी जगह कोई भी और चीज़ हाइड्रोजन के अलावा लगा दो, तो क्या बन जाएगा, वो कोई भी डेरिवेटिव बन जाएगा हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर असल में एक हाइड्रोजन रिमूव करने से बना है ना, इसको हम कहते हैं वो एल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन कम है, दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। और कौन सा वाला रेडिकल, क्योंकि वो एल्केन से बना है तो एल्काइल रेडिकल, ठीक है। एक हाइड्रोजन कम है ना, ये जो मैंने बॉन्ड शो किया है इसका मतलब है कि बॉन्डिंग है पर किसी और के साथ, जिसको मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। तो जितने भी रेडिकल्स हैं एल्काइल रेडिकल्स, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सही। और एल्काइल रेडिकल्स को भी हम जनरली एक R नाम देते हैं, R, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कोई भी अल्कोहल, तो अल्कोहल में जो भी अल्काइल रेडिकल होगा मैं उसको जनरली R लिखूंगी, मैं इस तरह स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगी इसका, ठीक है। साथ में OH ग्रुप लिख दूंगी, इट मीन्स क्या है, R की जगह ये है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो वही अल्कोहल का स्ट्रक्चर हुआ ना, सही। तो alkyl radicals are obtained by removing one or two hydrogens from, बस एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, वो क्या बन जाएगा, वो एल्काइल रेडिकल बन जाएगा, और उसके साथ कोई भी चीज अटैच हो सकती है, नेक्स्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी बुक पे पेज नंबर 67 पर एक टेबल दिया है 11.3। इसमें से आपने कॉलम नंबर 1 ये है, जैसे कॉलम नंबर 1 जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये फर्स्ट 10 मेंबर्स का इनके नेम्स हैं एल्केन्स की। ये पहले भी आपने याद किए थे। इन्हीं के एल्काइल रेडिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी मीथेन है तो उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं तो एक कम, ठीक। और इससे हम कहेंगे क्या, मीथेन में से मेथ वही रहेगा, एन नहीं रहा वो अब ANE, ठीक है। ANE की जगह YL लगेगा, ठीक है, मिथाइल, ठीक। इसी तरह से ये सब आपने याद करने हैं, ठीक है। बस आपको नेम पता होना चाहिए कि अगर 7 मेंबर है तो 7 कार्बन्स हैं तो वो होगा हेप्टाइल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी और एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये सब चीज़ें आपने सब याद नहीं करनी, जस्ट ये टेबल की नो हाउ होनी चाहिए आपको। और होमोलोगस सीरीज और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के होते हैं, जैसे कि अगर 3 मेंबर एल्केन है और इसका रेडिकल है तो इसके रेडिकल 2 तरह बन सकते हैं। एक तो हो सकता है कि यहाँ से हमने हाइड्रोजन उतारा हो, सही, तो ये इस तरह का बनेगा, ठीक है, यानी न्यू ग्रुप यहाँ पर आके अटैच होगा, ठीक। और हो सकता है कि हमने हाइड्रोजन इस कार्बन से उतार दिया, ठीक है, तो इसका जो न्यू कंपाउंड न्यू आके ग्रुप अटैच होगा वो यहाँ आके अटैच होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम नहीं है, थे तो वही 3 कार्बन वाले, लेकिन ये एल्काइल रेडिकल और ये एल्काइल रेडिकल सेम नहीं है क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है। वो टर्मिनल कार्बन से अटैच हो रहा है न्यू एटम के साथ, ये मिडल कार्बन से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इन बेसिस पे भी इनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। जस्ट सिंपल प्रोपाइल अल्कोहल नहीं कहूँगी मैं, इसे कहूँगी नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स वही चेन के साथ ही आगे कुछ लगा है ना, उसी चेन के आगे ही कॉन्टिन्यूएशन हो रही है, नेक्स्ट जो भी आके अटैच हो रहा है ग्रुप वो उसी चेन के एंड के साथ अटैच हो रहा है, चेन ही कंटिन्यू हो रही है, तो इट इज नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा तो मैं इसे कहूंगी इट इज द आइसोमर ऑफ द प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का आइसोमर बन रहा है तो इट इज आइसोप्रोपाइल रेडिकल, सही। इसी तरह ब्यूटेन में भी यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन ले लेती हूँ तो क्या हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटेन था तो क्या हो सकता है उसके, यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर आके अटैच हो, सही। और क्या हो सकता है कि यहाँ या यहाँ ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के साथ अटैच हो न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होगा नॉर्मल ब्यूटेन, ये होगा आइसोब्यूटेन, क्योंकि एंड के साथ नया ग्रुप नहीं अटैच हो रहा, कहाँ अटैच हो रहा है, बीच वाले जो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, ठीक, सही। तो अगर यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर आके अटैच हुआ है तो ये भी आइसो होगा, और अगर यहाँ भी न्यू स्ट्रक्चर आके अटैच हो सकता है तो ये वाला कार्बन इन सब से डिफरेंट है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को नियो कहेंगे हम, सॉरी टर्शियरी कहेंगे हम इसको। आप इन चीजों को याद कैसे रखोगे, जो साइंटिफिक नेमिंग है इसकी वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो न्यू ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, किस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से वो अटैच है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, जस्ट एक ही बॉन्ड है इसका कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये इस तरह का जो भी रेडिकल होगा दैट इज प्राइमरी रेडिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। और अगर
अगर न्यू ग्रुप इस तरह किसी कार्बन से अटैच है विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू टू अदर कार्बन एटम्स, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी रेडिकल हो गया। ठीक, या फिर वो जो भी न्यू ग्रुप है वो किसी ऐसे कार्बन एटम से अटैच है विच इज़ फर्दर अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, तो ऐसे रेडिकल को हम कहेंगे द टर्शियरी रेडिकल। ठीक, बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए।